एक नेता जो 2014 के बाद से नेपथ्य के रास्ते पर मुड़ गया। नेता जो कुछ महीनों पहले उसके दिल्ली निवास पर गृह राज्य के नेताओं से मुलाकात करता है और मुलाकात के बाद बाहर निकले कार्यकर्ताओं में ये उम्मीद जगने लगती है कि नेताजी फिर सार्वजनिक राजनीति में सक्रिय होने वाले हैं। सितंबर महीने में वो 2 दिनों के लिए राजधानी भी जाता है। हवाला का आरोप लगता है तो नैतिक जिम्मेदारी समझकर इस्तीफा भी देता है और जाना जाता है उसके बेबाक बोल के लिए। राजनीतिक गलियारों में यह कयास भी लगाए जाने लगे कि 2024 के आम चुनाव से पहले विपक्ष की एकजुटता में उसकी अहम भूमिका हो सकती है और कहा जाता है कि नेताजी खुद भी इसे लेकर काफ़ी उत्सुक थे। बात करेंगे आज शरद यादव की, जो सामाजिक न्याय के बड़े योद्धा के रूप में जाने जाते हैं, और बताएंगे आपको कि राजनीति में किस तरह शरद पवार ने कभी धूप तो कभी जाऊं झेलकर इस मुकाम पर वो पहुंचे। साथ ही बात करेंगे कुछ पुस्तकों में हुए कुछ जिक्र की। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं नज़र टुडे। मैं हूं आपके साथ नीरज पंचोली। भारतीय राजनीति में करीब 50 साल तक सक्रिय रहे शरद यादव का 75 साल की उम्र में गुड़गांव के फोर्टिस मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में गुरुवार की देर रात 9 से 10 बजे के बीच निधन हो गया। इसकी पुष्टि इंस्टीट्यूट और शरद यादव की बेटी दोनों ने ही की है। इंस्टीट्यूट की ओर से जारी बयान में कहा गया कि उन्हें अचेत अवस्था में लाया गया और डॉक्टरों के अथक प्रयास के बाद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका। वहीं बेटी सुभाषिनी ने शरद यादव ने रात के 11 बजे से थोड़ी देर पहले भाव विभोर करने वाला ट्वीट किया, पापा नहीं रहे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट पे उन्हें डॉक्टर लोहिया के विचारों से प्रभावित नेता बताया और लिखा, मैं उनकी यादों को हमेशा संजोकर रखूंगा। शरद यादव इन दिनों लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल से भी जुड़े थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी समाजवादी राजनीति में उनके योगदान को याद किया। दरअसल शरद यादव पिछले कुछ समय से स्वास्थ्यगत मुश्किलों का सामना कर रहे थे, लेकिन 4 महीने पहले उनकी तबीयत सुधार होने लगा था। 4 महीने पहले उनके दक्षिण दिल्ली के आवास पर बिहार के कुछ नेताओं से उन्होंने मुलाकात भी की थी। उम्मीद की जाने लगी कि वह सार्वजनिक राजनीति में फिर से सक्रिय होंगे। सितंबर महीने में वे 2 दिनों के लिए पटना भी गए। राजनीतिक गलियारों में यह कयास भी लगाए जाने लगे कि 2024 के आम चुनाव से पहले विपक्ष की एकजुटता में उनकी अहम भूमिका हो सकती है। वे खुद भी इसको लेकर काफ़ी उत्सुक थे, लेकिन स्वास्थ्य ने उनका साथ नहीं दिया। करीब 50 साल की समाजवादी राजनीति का सफ़र अब थम चुका है। वैसे तो बीते 5 साल से शरद यादव एक तरह से राजनीतिक बियाबान में थे और पिछले साल दिल्ली के जंतर मंतर पर स्थित उन्हें वह सरकारी बंगला भी खाली करना पड़ा, जो करीब 22 साल तक उनकी राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बना रहा। आज की पीढ़ी को शरद यादव के राजनीतिक योगदान और उनके कद का अंदाजा भले ही ना हो, लेकिन गैर कांग्रेसी सरकारों में वे पावरफुल नेता माने जाते रहे हैं। हालांकि कभी किसी पावरफुल मंत्रालय की कमान उनके जिम्मे नहीं आई। शरद यादव के राजनीतिक सफर में उनकी जो सबसे बड़ी ताकत थी, वही उनके लिए हमेशा कमज़ोर साबित हुई। शरद यादव ने मध्य प्रदेश के एक मध्यम वर्गीय परिवार से निकलकर अपना राजनीतिक करियर शुरू किया था। जबलपुर से शुरू हुआ उनका करियर यूपी के रास्ते होते हुए बिहार पहुंचा। यानी इस हिसाब से देखो तो ये एक खासियत है, लेकिन इसकी कमजोरी यह भी रही कि किसी भी सीट को अपनी सीट के तौर पर वह तब्दील नहीं कर सके। शरद यादव अपने समकालीन सामाजिक न्याय के नेताओं से सीनियर रहे हैं, इसलिए सिंगापुर में अपना इलाज करा रहे लालू प्रसाद यादव ने उन्हें अपना बड़ा भाई बताया। लालू प्रसाद ने राजनीतिक करियर में शरद यादव का अहम योगदान रहा, पर यह पड़ाव शरद यादव के करियर में बहुत बाद आया। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में जुलाई 1947 को जन्मे शरद यादव जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से गोल्ड मेडलिस्ट थे। जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन के बाद जिस पहले उम्मीदवार को हल्दर किसान के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़वाया, वो शरद यादव थे। 27 साल के शरद यादव तब जबलपुर यूनिवर्सिटी छात्र संघ के अध्यक्ष थे और छात्र आंदोलन के चलते जेल भी गए। जेल से ही जबलपुर का चुनाव जीत लिया। जनता पार्टी के आंधी की पहली झलक शरद यादव की जीत से ही मिली। शरद यादव के राजनीतिक जीवन में दूसरा अहम मोड़ आया 1989 को, जब वे जनता दल के टिकट पर बदायूं लोकसभा पहुंचे। वीपी सिंह की सरकार में वे कपड़ा मंत्री बने।
लेकिन जब देवीलाल और वीपी सिंह में नहीं बनी तो उन्होंने वीपी सिंह का साथ दिया। बिहार की मधेपुरा की पहचान यादवों के गढ़ के तौर पर होती है और वहाँ से शरद यादव 1991, 1996, 1999 और 2009 में जीते। वो मधेपुरा जो 4 बार हारे भी, 1998, 2004 में लालू प्रसाद से, 2014 में आरजेडी उम्मीदवार पप्पू यादव से और 2019 में जेडीयू के दिनेश यादव से। 2003 से 2016 तक शरद यादव जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष भी रहे। वरिष्ठ राजनीतिक पत्रकार जयशंकर गुप्ता याद करते हैं, समाजवादी राजनीति में शरद यादव बड़ी संभावना के तौर पर उभरे थे। 1976 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल के समय लोकसभा का कार्यकाल 5 साल के बदले 6 साल कर दिया था। इसके विरोध में 2 ही सांसदों ने इस्तीफा दिया था, एक थे मधु लिमये और दूसरे थे शरद पवार। बहरहाल आपातकाल हटाए जाने के बाद 1977 में जब चुनाव हुए तो शरद यादव दोबारा सांसद चुने गए। उस वक्त वह युवा जनता दल के अध्यक्ष भी थे और शरद यह भी एक वजह रही होगी कि उन्हें जनता पार्टी की सरकार में मंत्री पद नहीं मिला। इसको लेकर भी शरद यादव में अरसे तक मलाल रहा। राजनीतिक गलियारों में चर्चा होती है कि मधु लिमये चाहते थे कि युवा जनता दल के अध्यक्ष के तौर पर शरद यादव खुद को मंझें ताकि समाजवादी दल की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए एक मजबूत चेहरा तैयार हो सके। शरद यादव 1978 में लोक दल के महासचिव बने। हालांकि मोरारजी भाई देसाई की सरकार बहुत दिनों तक नहीं चली। जब चरण सिंह प्रधानमंत्री बनने जा रहे थे तो उनकी कार के बगल में शरद यादव थे, लेकिन मंत्रालय नहीं मिला। चरण सिंह का भरोसा उन्हें पूरी तरीके से हासिल था। 1980 में जनता पार्टी में बिखराव हो गया और शरद यादव जबलपुर से चुनाव हार गए। जनता पार्टी ने जबलपुर से राजमोहन गांधी को टिकट दिया, वो कांग्रेस के उम्मीदवार से चुनाव हारे। शरद यादव यहाँ तीसरे स्थान पर रहे, लेकिन जल्दी ही शरद यादव चुनाव मैदान में थे। मध्य प्रदेश से नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश से। संजय गांधी की मौत के बाद अमेठी में उपचुनाव में चरण सिंह ने राजीव गांधी के सामने शरद यादव को उतारा और शरद ये चुनाव बुरी तरीके से हारे। 1984 में चरण सिंह ने उन्हें बदायूं से लड़वाया और वहां भी वे हारे, लेकिन 1986 में राज्यसभा के रास्ते संसद पहुंचे। चरण सिंह के नज़दीकी के चलते शरद यादव इस दौरान चौधरी देवीलाल के भी बेहद खास हो गए। शरद यादव के राजनीतिक जीवन में दूसरा अहम मोड़ आया 1989 में, जब वे जनता दल के टिकट पर बदायूं से लोकसभा पहुंचे। वीपी सिंह की सरकार में वह कपड़ा मंत्री तो थे, लेकिन जब देवीलाल और वीपी सिंह में नहीं बनी तो उन्होंने विश्वनाथ प्रताप का साथ दिया। शरद यादव ने रामविलास पासवान के साथ मिलकर वीपी सिंह से मंडल कमीशन लागू करवाया, जिसने कम से कम उत्तर भारत की राजनीति को बेहद एक हद तक बदल दिया। वीपी सिंह के जीवन पर काफ़ी शोध करके लिखी गई एक पुस्तक द डिस्प्रेटर में देबाशीष मुखर्जी ने लिखा है कि मंडल कमीशन को लागू कराने में जिन लोगों का योगदान सबसे अहम था, उसमें पहला स्थान शरद यादव का है तो दूसरा स्थान रामविलास पासवान का। इस पुस्तक के लेखक ने शरद यादव से बात की। शरद यादव ने कहा, हम दोनों मंडल आयोग की अनुशंसाओं को लागू करने के पक्ष में थे, लेकिन वीपी सिंह उसे तत्काल लागू करने के पक्ष में नहीं थे। मैंने उनसे कहा कि अगर आप चाहते हैं कि लोकदल बी के सांसद आपके साथ रहे तो ये करना होगा, नहीं तो देव साहब देवीलाल के साथ चले जाएंगे। यहीं से शरद यादव की छवि मंडल मसीहा नेता के तौर पर बनी और इससे पहले उन्होंने बिहार में लालू प्रसाद यादव को नेता प्रतिपक्ष बनाने में मदद की थी। 1990 में जब बिहार में जनता दल के मुख्यमंत्री पद की दावेदारी आई तो वीपी सिंह के उम्मीदवार राम सुंदर दास के पीछे करके लालू प्रसाद यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनवाया। हिंदी प्रदेश में देखते देखते शरद यादव एकदम से महत्वपूर्ण हो गए थे। वरिष्ठ राजनीतिक पत्रकार जयशंकर गुप्त कहते हैं कि सामाजिक न्याय की लड़ाई में मंडल कमीशन का अहम योगदान रहा और इससे मुख्य धारा में लाने का काम शरद यादव का है। उसमें बहुत सी संभावनाएं थी, लेकिन उन्हें उतने मौके नहीं मिले। इसी बीच जैन हवाला कांड में 5 लाख रुपए लेने का आरोप भी शरद यादव पर लगा, जिसमें अदालत ने उन्हें बरी तो कर दिया। हालांकि उन्होंने आरोप के बाद नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए लोकसभा से अपना इस्तीफा दे दिया। मंडल कमीशन के बाद शरद यादव की राजनीति का कर्म क्षेत्र बिहार बना रहा। पटना के वरिष्ठ राजनीतिक पत्रकार मणिकांत ठाकुर याद करते हुए कहते हैं, मंडल कमीशन लागू होने के बाद वे पटना के गांधी मैदान में एक रैली में आए थे। वहां उन्होंने कहा था कि मंडल को रोकने के लिए हिंसक रास्तों का भी सहारा लिया जाएगा। ऐसे में पिछड़े वर्ग के भाइयों को सिर काटकर भी इस आंदोलन में कमज़ोर नहीं होने देना है। 1991 में बिहार की मधेपुरा से शरद यादव लोकसभा के सांसद बने। 3 राज्यों की अलग अलग सीटों से पहुंचने का एक ऐसा उदाहरण शायद ही भारतीय राजनीति में कहीं दूसरा मिलता होगा।
जिस लालू प्रसाद यादव को उन्होंने बिहार का मुख्यमंत्री बनवाया और उनकी मदद बिहार के मधेपुरा को अपना कर्म क्षेत्र बनाया, उन्हीं लालू प्रसाद यादव से तल्खियां बढ़ी और इस मुकाम तक पहुंची कि दोनों एक दूसरे के सामने पहले जनता दल अध्यक्ष पद को लेकर खड़े हो गए और बाद में जनता दल की अदालत में भी गए। 1997 में जनता दल के अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर शरद यादव ने तब अपनी चुनौती पेश की थी, जब लालू प्रसाद चारा घोटाले में मुश्किलों में फंसते जा रहे थे। उन्होंने इसके बाद राष्ट्रीय जनता दल का गठन किया था। लालू प्रसाद ने अपनी पुस्तक राजनीतिक यात्रा गोपालगंज टू रायसीना में राष्ट्रीय जनता दल के गठन की वह वजह बताते हुए कहते हैं, जुलाई 1997 में पार्टी के अध्यक्ष पद का चुनाव होना था। मैं नहीं समझ पाया कि आखिर शरद जी ने किन वजहों से आखिरी समय में अध्यक्ष पद की दौड़ में कूदने का फैसला लिया था। मैं अपने नेतृत्व में पार्टी को जीत दिला रहा था। बिहार में दूसरी बार सरकार बन गई थी, केंद्र में सरकार थी, उन्हें मेरा साथ देना था, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा पार्टी अध्यक्ष पद पर मुझे हटाकर काबिज होने की हो गई थी। यहाँ मेरा धैर्य पूरी तरीके से खत्म हो गया और मैंने सोच लिया कि अब बहुत हो गया। आगे लिखते हैं कि 1999 का चुनाव लालू प्रसाद यादव के लिए अहम था, क्योंकि शरद यादव एनडीए उम्मीदवार के तौर पर उन्हें चुनौती दे रहे थे। लालू ने शरद की चुनौती को गंभीरता से नहीं लिया और उन्हें महज कागजी शेर समझते हुए दूसरी तरफ शरद यादव लगातार दावा करते रहे कि इस चुनाव में वे साबित कर देंगे कि बिहार के वे यादवों के सबसे बड़े नेता हैं। हालांकि चुनाव खत्म होने के बाद से ही शरद यादव फिर से वोटिंग कराने की मांग करने के अड़े थे। चुनाव आयोग ने उनकी मांग मानने से इनकार कर दिया। काउंटिंग शुरू होने पर शरद यादव ने यह भी कहा कि वे फिर से चुनाव कराए जाने के लिए आमरण अनशन करेंगे, लेकिन कुछ ही घंटों में उनकी स्थिति कोमिक हो गई जब उनके समर्थकों ने आकर बताया कि वे चुनाव जीत गए हैं। लालू प्रसाद यादव को शरद यादव ने हराकर यह तो साबित कर दिया कि बिहार की में उनकी पकड़ हो चुकी है, लेकिन जमीनी स्तर पर उनके नेतृत्व में जनता दल कमजोर हो चुकी थी। ऐसे वक्त में शरद यादव ने नीतीश कुमार से अपने संबंध सुधारे और लालू प्रसाद यादव के सामने उनको बढ़ाने का फैसला लिया। मणिकांत ठाकुर कहते हैं कि नीतीश कुमार ने जॉर्ज फर्नांडिस को एक तरह से मजबूर कर दिया, जिसके बाद जॉर्ज फर्नांडिस ने समता पार्टी के जनता दल यू में विलय करने की घोषणा अक्टूबर 2003 में कर दी। शरद यादव अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में नागरिक उड्डयन मंत्री, श्रम मंत्री और उपभोक्ता मामले के मंत्री भी रहे और जॉर्ज फर्नांडिस के बाद राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के संयोजक भी रहे। इस दौरान गुजरात दंगे के दौरान वे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री थे। लेकिन 2013 में नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुनाव अभियान की कमान थामने के बाद शरद यादव ने संयोजक पद से इस्तीफा दे दिया। इतना ही नहीं, 2014 में आम चुनाव को लेकर उनका आकलन सही नहीं रहा और नरेंद्र मोदी बम्पर जीत के साथ भारत के प्रधानमंत्री बने। 2003 से 2016 तक शरद यादव जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष भी रहे। इसके बाद नीतीश कुमार ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में उन्हें पार्टी से बाहर निकाल दिया और उन्हें राज्यसभा की सदस्यता भी गंवानी पड़ी। इसके बाद 2018 में शरद यादव ने लोक जनतांत्रिक जनता दल बनाया, जिसका विलय उन्होंने 2022 में राष्ट्रीय जनता दल में कर दिया। साझी विरासत बचाने की मुहिम में शरद यादव की तमाम दलों की स्वीकार्यता की झलक 2012 में तब देखने को मिली जब प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति चुने जाने के बाद सबसे पहले धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए शरद पवार को फ़ोन किया। हालांकि अपने राजनीतिक जीवन में आखिरी पड़ाव में दिल्ली का सरकारी बंगला बचाने के लिए उन्हें राज्यसभा की सदस्यता चाहिए थी, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ने उनकी यह उम्मीद पूरी नहीं हो सकी। सरकारी प्रावधानों के चलते उन्हें यह बंगला खाली करना पड़ा। इससे पहले नीतीश कुमार के साथ उनके रिश्ते पूरी तरह बिगड़ चुके थे और अपनी ही पार्टी में उनकी हैसियत कुछ इस तरह की हो गई थी जैसे कभी उनके सामने जॉर्ज फर्नांडिस की हुई थी। जनता दल यूनाइटेड से हटने के बाद 2017 में उनकी संगठन क्षमता का लोहा तब लोगों ने माना था जब उन्होंने नरेंद्र मोदी की सरकार और तब के बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के तमाम तिकड़मों के सामने कांग्रेस को अहमद पटेल को राज्यसभा चुनाव जितवा दिया। अहमद पटेल जिस एक वोट से चुनाव जीते वह इकलौता वोट गुजरात के एक विधायक छोटू भाई वसावा का था जो शरद यादव की पार्टी के साथ थे। तब दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में साझी विरासत के मंच पर शरद यादव ने कहा था, हमारे एक प्यादे ने दो प्रधानमंत्रियों का शिकार कर दिखाया। राजनीतिक जीवन में इस पड़ाव पर वह उस कांग्रेस के नज़दीक भी हुए जिसके खिलाफ उनका पूरा राजनीतिक जीवन रहा। इन सब के बीच विपक्षी राजनीतिक एकता के लिए वो कोशिश करते रहे। साझी विरासत के तहत उन्होंने 14 राजनीतिक दलों के गठजोड़ को भी बनाया, लेकिन बदलती हुई राजनीतिक परिस्थितियों में वो तालमेल सही तरीके से बिठा नहीं पाए और राजनीति के केंद्र से धीरे धीरे किनारे होते गए।
शरद यादव अपने अक्खड़पन स्वभाव और बेबाक बोल के लिए भी जाने जाते हैं। संसद के अंदर महिलाओं को 33% आरक्षण के मसले पर उन्होंने स्वर्ण महिलाओं के लिए आपत्तिजनक शब्द भी कहे थे। टेलीविज़न चैनलों वालों के लिए ये डब्बे वाले शब्द का इजाद शरद यादव ने ही किया था। शरद यादव पढ़ने लिखने वाले नेताओं में रहे। इतिहास में उनकी विशेष दिलचस्पी थी, लेकिन वे हमेशा आंखों देखी पर भरोसा करते रहे। शरद यादव की राजनीतिक विरासत पर उनकी बेटी सुभाषिनी और बेटा शांतनु बुंदेला दोनों दावा पेश कर रहे हैं। बेटी 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव के मधेपुरा के बिहारीगंज से चुनाव लड़ चुकी हैं। हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा, जबकि उनके बेटे शांतनु मधेपुरा में राजनीतिक जमीन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाने में कितने कामयाब होंगे, ये तो समय ही बताएगा। वैसे शरद यादव को ऐसे राजनेता के तौर पर हमेशा याद किया जाएगा जिन्होंने कई सरकारों को बनाने और गिराने में अहम भूमिका निभाई, जिनसे दोस्ती की वक्त आने पर उनसे दुश्मनी भी खूब निभाई। सिंगापुर में अपना इलाज करा रहे लालू प्रसाद यादव ने उन्हें याद करते हुए कहा कि उनसे मेरी लड़ाई हो जाया करती थी, लेकिन इसका असर आपसी संबोधन पर कभी नहीं रहा। बहरहाल जेपी और मधुलिमिया जैसे नेताओं ने शरद यादव को जितनी संभावना देखी थी वे वैसा नहीं कर सके। जानकार इसकी वजह बताते हुए कहते हैं कि छोटे छोटे हितों के लिए वे तमाम समझौते करते रहे। जयशंकर गुप्ता कहते हैं कि समाजवादी राजनीति को उनसे ढेर सारी उम्मीदें थी, बहुत कुछ पूरी भी हुई, कुछ रह भी गई। जैसा कि आप सभी जानते हैं, शरद यादव का पार्थिव शरीर कल मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में उनके पैतृक गांव में उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। नज़र टुडे की पूरी टीम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करती है।